नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पहले होनी चाहिए, लेकिन मैं हसन निसार था, डीएनए पता लग गया है भाई। अगर ये बात मैंने कही होती या मुझ जैसे किसी और गैर मुसलमान हिंदुस्तानी ने कही होती तो वो बीजेपी का होता, आरएसएस का होता, वो बिगट होता, वो इस्लामोफोब होता, वो ये होता, वो होता। लेकिन धन्यवाद, शुक्रिया मिस्टर हसन निसार, आपका डीएनए पता लग गया और आपने खुद बताया और ये भी बताया कि बड़ा महंगा डीएनए टेस्ट हुआ। यार महंगा होगा कुछ नहीं, $110 का होता है यार, बना रहे पाकिस्तानियों को। तो मेरे भारतवासियों, पाकिस्तान वासियों और बांग्लादेश वासियों, ये हसन निसार साहब को सब लोग जानते हैं। ये टीवी पे एक जमाने में एक प्रोग्राम भी करते थे, लेखक हैं, कालम निगार हैं, टीवी की डिबेट में भी आते हैं। आजकल तो डिबेट में ही आते हैं क्योंकि फुर्सत में है, 2 पैग लगाते हैं और टीवी पे बैठ जाते हैं और इनके बयान हमेशा विवादों में रहते हैं। अरे एक जमाने में हम इनको बड़ा लाइक करते थे और इनका स्टाइल और इधर का उधर का जोड़ घटाव करके बड़ा समा बांधते। तो इनका एक बयान आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया बड़ा जबरदस्त चला है। तो अचानक मेरे दोस्त ने फोन किया कि भैया चेक करो, हसन निसार का डीएनए टेस्ट हुआ है। देखा तो हसन निसार साहब बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डीएनए का जो टेस्ट मैंने कराया उसका बड़ा हिस्सा जो है सेंट्रल एशिया के साउथ से निकला है। ओ मारे अल्लाह, शुक्रिया। और बाकी 90% पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों का गलीज डीएनए है। तो थैंक्स अल्लाह मैं उनमें नहीं हूं। सिर्फ 10% पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों का गलीज डीएनए है, जिसे हिंदू डीएनए कहते हैं। यह बात उसने मुंह से नहीं कही, लेकिन उनका इशारा यही है। ठीक है जी। पहले तो यह समझ लीजिए कि सेंट्रल एशिया क्या है। इसका बड़ा आजकल भी सेंट्रल एशिया को रूट निकल रहा है, सेंट्रल एशिया ये है, सेंट्रल एशिया वो है। सेंट्रल एशिया से तो हम ये बता दें कि सेंट्रल एशिया सभी को पता है क्या है। स्टेपीज और खुला मैदान। आज की डेट में वहां कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और कौन सा है, एक और है ये सारे तुर्क। एक जमाने में ये सीथियन थे, फिर ये हूण भी थे, और फिर ये उसके बाद जब मंगोलियन टप के आ गए, त्यान शान और कुनलुन माउंटेन, वो आगे तंबू डाले इनके घरों में, तो ये फिर तुर्क मंगोल मिक्स होके मुगल हो गए जो हिंदुस्तान में आए। तो ये सब क्रॉस ब्रीड है। तो ये क्रॉस ब्रीड ऐसी होती है कि जैसे अरेबियन हॉर्स बड़ा तेज दौड़ता है, वो स्प्रिंटर है, लेकिन वो एक दूरी से ज्यादा नहीं जाता है। और जो कोल्ड वेदर के सेंट्रल एशिया के यूरोपियन हॉर्स होते हैं वो वर्क हॉर्स होते हैं। तो इनकी क्रॉस ब्रीड थॉरोब्रेड है, तो वो दौड़ती भी है और काम भी करती है। तो ये थॉरोब्रेड है, ये थॉरोब्रेड डीएनए है। सुनिए कैसे है। तो साहब ये इनके गुण ये हैं सेंट्रल एशियन के कि ये घोड़ा खाते हैं, खच्चर खाते हैं, और ये खाना बदोश लाइफ जीते थे बिफोर रशियन यानी जार आकर के इनको ये सारा इलाका, उनके जमाने में ये तुर्किस्तान होता था। बाद में ये सोवियत लेनिन के समय में ये अलग अलग करके 4-5 स्थान बनाए गए, लेकिन ये सब टर्किश ब्रीड है और इनमें से क्रॉस ब्रीड होके मुगल बने और वो नीचे आए। तो हसन साहब में यही डीएनए निकला है। लेकिन एक बात है, हसन निसार को ले जाके वहां समरकंद बुखारा में खड़ा करो ना तो किसी शक्ल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, ये आगे बताते हैं आपको। ये साहब इनकी खासियत ये है कि ये लुटेरे, धावड़ी, मंगोलों की क्रॉस ब्रेड, रेपिस्ट, औरतों और बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले, गुलामों के बाजारों में, समरकंद बुखारा में ले जाके मंडी लगा के बेचने वाले, ये हैं साहब सेंट्रल एशिया मिडिवल टाइम में, जब से इनका डीएनए चला आ रहा है। ये आज नहीं हुए हैं ये सेंट्रल एशियन डीएनए, ये तब से इनका डीएनए चल रहा है। और ये जो सेंट्रल एशियन है, इनको जब अरब वहां पहुंचे, इनको स्लेव बना के वो ले जाके बगदाद में बेचते थे, बसरा, बगदाद और आगे। तो बाद में वो तुर्कों ने कब्जा किया अब्बासियों के बाद, ये बात अलग है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आप ये समझो कि जो गुलाम बना के बाहर बेचे जाते थे, बाद में वो 10वीं 11वीं सदी में ये हिंदुस्तान को आने लगते हैं।
तो पहले है साहब गजनी, फिर गोरी, है जी। अब जब ये अफगानिस्तान में उतरते हैं हिंदुस्तान की तरफ, तो सामने पठान है। ये सब बहुत बुद्धिस्ट और हिंदू थे, जो आज अरबों के और ईरानियों के और तुर्कों के भी बाप बने हुए हैं। ये पठान बार जहाद 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 तो होता यह है कि ये जो नया मुल्ला होता है ना, प्याज ज्यादा खाता है। तो ये पठानों को आप ये समझिए कि करेला और नीम चढ़ गया, समझ रहे हैं। अब इनकी खासियत देखिए, जब गजनी उसके बाद गोरी आता है तो उसको किल कौन करता है? उसको खोखर राजपूत करते हैं, जो आज की डेट में सारे पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हैं। उन्होंने मार दिया। उसकी किसी को कोई जगह नहीं पता थी कि उसकी कब्र कहां गई, छोटी मोटी थी। तो एक और हसन निसार की तरह का पठान हिंदुस्तान से 10वीं पास करके पाकिस्तान गया, और फिर वहां का वो मोहसिने पाकिस्तान बन गया, एटम बम बनाया। वो क्या नाम था उसका? IQ खान। ये पठान ये भी जूते खा के और तुर्कों की ज्यादतियों के शिकार होकर ये हिंदू से मुसलमान बने हुए। और इसने गोरी की कब्र एबटाबाद के बाहर बनाई है, मकबरा। ये DNA जब बदलता है तो उसके बाद इस तरह से लोगों की फितरत बदलती है। ये सिर्फ DNA बॉडी के अंदर की बात नहीं है, ये यहां की बात भी है। ये बदलता है। तो हसन साहब में DNA कैसे आया? तो चक्कर ये है कि ये जब भारत के ऊपर हमला करते थे तो हिंदू राजा उनसे लड़ते थे, उनके साथ लोग भी लड़ते थे। जो बहादुर होते थे वो लड़के मर जाते थे, कभी वो जीतते थे, कभी वो हारते थे। अपने इन हमलों में कुछ दूर जाने के बाद जब ये स्टॉप ओवर करते थे तो वहां कैंप डाल देते थे। लश्कर बैठ गया जी, तो लश्कर एक जलंधर में भी बैठ गया आके। तो वहां बैठ के ये अपना रसद पानी इकट्ठा करते थे। लोगों के ढोर डंगर चोरी करने हैं, रसद क्या इकट्ठी करने हैं? ये कौन सा खरीद के खाते थे? लुटेरे थे। अनाज इकट्ठा किया, पशु इकट्ठे किए, मीट गोश्त ये वो, और जितने इनके मर मुर गए, घट गए, कुछ देसी मुसलमानों को इकट्ठा किया और कुछ पीछे से मंगाए, फिर नए इस तरीके से तैयार हो गए, फिर आगे को चल पड़े, फिर पानीपत तक आ गए, करनाल तक आ गए, फिर बैठ गए, फिर आगे दिल्ली आ गए, फिर बैठ गए, फिर आगे लखनऊ गए, बैठ गए। दैट्स द वे दे यूज्ड टू ट्रैवल। ये कोई ऐसा नहीं होता था कि आए और 15 दिन में लौट गए। ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का इनका साइकिल होता था। नॉर्दर्न इंडिया से आके ये गंगा जमुना के द्वाब से लूटते हुए इधर राजपुताने से ऐसे होते हुए निकल जाते थे। तो कोई लश्कर जलंधर में बैठा, और जब ये बैठते थे तो कुछ लोग जो देसी, अच्छा एक बात और गौर, इनके साथ ये भी आते थे जिनकी मजारों पे बैठ के आप कवाली सुनते हो, ये साथ साथ आते थे। ये सब मुफ्त खोरे हैं। ये जहां जहां निकलते जाते थे एक एक कब्र बनाते जाते थे कि यहां मेरा बाप मर गया, यहां गड़ गया, अब ये शाह फलाना हो गया। ये पेशावर, काबुल से लेके ये दिल्ली तक आपको सारे इस लूटपाट के रास्ते के ऊपर, सरहिंद में, लाहौर में, लुधियाना में, जलंधर में, आगे बढ़ते जाए करनाल, दिल्ली, सब जगह इनकी कब्रें मिलेंगी और इसी रास्ते पे मिलेंगी। और ये बस जाते थे वहां। और चद्दर चढ़ना, और पीर साहब आ गई अगल बगल के गांव में, जो मुसलमान इनके कहने पे बन गया, नहीं तो उसको लश्कर को संभाल देते थे। तो इनका काम वही था जो पादरियों का काम था। नॉर्दर्न ये अमेरिका, सदर्न अमेरिका में जो पादरी ये कॉन्क्वेस्ट में आए थे ना स्पेन के, वही काम इनका था। इंडिया में भी अंग्रेजों के पीछे पीछे पादरी आए थे। तो ये कोई देवता नहीं आए थे। आज तक लोग पैसा चढ़ा रहे हैं, अजमेर में कवाली गा रहे हैं, ये सब वही DNA वाले हैं जो जिनको ये हसन साहब कह रहे हैं कि हा मेरा DNA नॉर्थ। ठीक है साहब। तो जो लश्कर रुकता था वो वहां 2, 3, 4 महीने कयाम करता था। तो अब सवाल यह है कि वहां जो उसका लश्कर का हेड है और उसके सिपाही हैं, उनको रात तो कहीं बितानी है, तो वो साहब हॉलीडे मनाते थे। तो वो हॉलीडे ये हसन निसार जैसों के घरों में मनाते थे, इनके बाप दादा के घर में। और बाद में जब वो अपना राउंड पूरा करके चले जाते थे तो हसन निसार पैदा होता था। तो DNA आ गया। ठीक है साहब। तो हसन निसार में अब इनकी शक्ल देखो तो किसी से नहीं मिलती है। सेंट्रल एशिया ले जाओ, इनको खड़ा करो समरकंद, बुखारा में और ताशकंद में और फरगाना वैली में, अगर किसी एक से इसकी शक्ल का 5% भी मिल जाए तो नाम बदल दूंगा मैं। तो ये है साहब हसन निसार का DNA। अब आइए साहब इंडिया में। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सारे जो 10% हैं
अब साहब ये इंडिया में कौन है ये 10%? तो इनमें दो तरह के हैं। एक अरबी हैं जो अरबी सेंट्रल एशिया से होके इधर आए हैं। तो ये जितने सेंट्रल एशियन हैं, बेग, चुगताई, मुगल, मिर्जा, सैयद, सिद्दीकी, फारूकी, हाशमी, काजमी, गिलानी, शिराजी, शेरवानी, ये सब हॉलीडे प्रोडक्ट हैं। जितने लोगों के घरों में हॉलीडे मनाया गया ये सब उसी के प्रोडक्ट हैं। कोई अपने वहां से लश्कर में अगर 10,000 का लश्कर आ रहा है तो 5,000 औरतें नहीं आती थी। ये सब हॉलीडे प्रोडक्शन है। इनकी शक्लें नहीं मिलती हैं, किसी किसी की मिल जाती हैं। जैसे वो आरफा खानम शेरवानी को देखिए तो उनके घर में कोई तगड़ा मुगल था जो वो उसमें थोड़ा 90% डीएनए जो है वो मंगोलों का रहा होगा। तो लुक लाइक इट डिपेंड्स किसने कहां कब कितना हॉलीडे मनाया है। ठीक है साहब। तो अब चले, अब ये औरंगजेब की जब डेथ होती है 1708 में, उसके बाद साहब इनकी अम्मा मर गई। मराठे तो पूरे तैयार थे, उठ खड़े हुए थे। पंजाब में सिखों की पावर बढ़ गई थी, दिल्ली के आसपास जाटों की पावर बढ़ गई थी। तो अब ये जो दोगला डीएनए है ये ट्रबल में आ गया, क्योंकि इस सारे दौर में सारी मस्जिदें, मदरसे और ये जितनी मजारें बनाई हुई हैं ये सारा ये दोगला डीएनए चला रहा था। और ये सारे मुफ्तखोर हैं, इन्होंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया है। हसन निसार ने भी नहीं किया। वो रज्जी दादा बता रहे थे कि 5 करोड़ पेल के ये भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान का। ये जो पाकिस्तान में 10% है ये भी खूब पेले खाए हैं पाकिस्तान में। काम तो कर ही नहीं सकते, काम कैसे करें? अच्छा साहब, तो मराठों ने जब इनकी सफाई शुरू की, जाटों ने तो इतना क्रोध जताया, वो अकबर का मकबरे में से उसको निकाल के, उसके कंकड़ चंकड़ जो से निकाल के उनको भी फूंक के जमुना जी में फेंक दिया। सो दे वर ऑल हिस्ट्री। इनके जो आका थे वो बाहर नहीं निकलते, वो तो किलों के अंदर बंद रहते थे। ये बाहर डीएनए बाहर फेंक रहा हुआ था। किलों के बाहर इनका 2 नंबर का डीएनए होता था, 1 नंबर वाला डीएनए अंदर होता था किले में बंद। तो अब साहब ये चिट्ठी लिखने लग गए अब्दाली को। तब तक वो अब्दाली उधर तैयार हुआ था, वो भी क्रॉस ब्रीड ही है अब तो अफगानिस्तान भी सारी, कि आओ यार बचाओ, मर गए वो, क्या इनका वलीउल्लाह खत्म हो गया, इस्लामी राज, इस्लामी के नाम पे राज करते थे। और बात भी ठीक है, इस्लाम हो और तुर्क को हो, ये करेला नीम चढ़ गया। जितना कुछ वो वहाँ अरब में करते रहे वही कुछ ये करते रहे। ये दोनों मिल के यहाँ आए हैं। यहाँ ये दो, जिसको हसन निसार कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये दो करेले और नीम चढ़े, एक नागनाथ एक सांपनाथ मिलके हिंदुस्तान आए थे। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यहां इन्होंने जहर फैलाया होगा। तो जब अब्दाली आया मराठों के साथ, वो उनकी लड़ाई हुई, उसके बाद वो आता रहा, लूटता रहा, खादा पीता लाहेदा, बाकी अहमद शाहिदा। फाइनली सिखा ने ढा लिया, फिर सिखों ने गिरा लिया। फिर उसके पोते को बिठाया महाराजा रणजीत सिंह ने, जिसको ये घटिया डीएनए बता रहा है, फिर उन्होंने ही राज किया। और बाकी के हिंदुस्तान में मराठों ने किया। दरअसल इनकी स्टोरी वहां से खत्म हो गई और इनका दर्द वहां से शुरू होता है। इट वॉज ऑल डन। तब तक अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आए तो अब आप ये समझिए कि 1857 में, जिसको स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो हिंदू, बंगाल बिहार के हिंदू सिपाही थे कंपनी के, जिन्होंने रिवोल्ट किया। और वो रिवोल्ट चलता चलता जब यहाँ मेरठ से हुआ और दिल्ली पहुंचा, तब तक ये मुल्ला मौलाना जितने अलीगढ़ अगल बगल के सब इकट्ठे हो गए। और जिन्होंने रिवोल्ट किया था वो भी कौन से बड़े विद्वान थे, वो अनपढ़ बेचारे मेहनत कश लोग थे हिंदू, जो पिछले 800 साल से इन क्रॉस ब्रीड से और बाहर वालों से लड़ रहे थे। अब उनको लीडरशिप की जरूरत थी। जब वो दिल्ली में इकट्ठे हुए तो सारे मौलवी इकट्ठे हो गए दिल्ली में। ये जावेद अख्तर क्या ग्रेट 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 खैराबादी, इसका भी दादा उसमें था। तब इन लोगों ने मिलके उस रिवोल्ट को बजाय नेशनल रिवोल्ट के
जिहाद करार कर दिया कि जिहाद होगा अंग्रेजों के खिलाफ। और जहां इन्होंने जिहाद बोला, मराठों का, सिखों का, गोरखों का, हिंदुओं, जाटों का सारे जख्म हरे हो गए कि फिर जिहाद, और फिर यही, फिर ये इसको बादशाह बनाएंगे मुगल को हम। सब ने मिलकर कहा कि चलो आने दो, अब ये नया एक गोरी शक्ल वाला आया, इसके साथ पहले इनको निपटाओ। तो निपटा दिए। और जब निपटाए तो चूंकि ये जिहाद जिहाद ये चिल्ला रहे थे, तो गोरों ने फिर इनको अच्छी तरह से टांगा पेड़ों के साथ, जिसको ये कहते हैं साहब हमने बड़ी कुर्बानियां दी। अरे यार तुमने किस चीज के लिए कुर्बानी दी? वॉज नॉट योर लैंड, ये तुम्हारा मुल्क नहीं था, तुम्हारा लैंड नहीं था, यहां के लोगों से तुमको कोई मोहब्बत नहीं थी। क्यों नहीं थी? आज तक अगर हसन निसार जैसा आदमी 2023 में उठ के सारे लोगों को गलीज कह सकता है, तो जो लोग राज कर रहे थे और जिनके हाथ से राज अभी ताजा ताजा खिसका था, उनको कितनी मोहब्बत रही होगी हमसे, तुमसे, या बेचारे हमारे ये जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जिनको हम बार बार समझाते हैं कि अरे पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। जो इनकी भेड़ बकरी बने हुए हैं ये मुल्ले मौलानाओं के, ये क्रॉस ब्रीड मुल्ला हैं सब। तो अब साहब जब इनकी 1857 में इनको निपटाए, सब शांत हो गए, सब अंडरग्राउंड हो गए, केचुओं की तरह घुस गए जमीन में। और तब तक हिंदू कलकत्ता से, बंगाल से पढ़ पुढ़ के तैयार हुए, और अंग्रेजों के साथ ब्यूरोक्रेसी में, काम में, धंधे में, सब चीज में जब ये आगे निकलने लगे, तो फिर अब इनको ये क्रॉस ब्रीड जो थी, ये इन्होंने देखा कि अब तो हम लोगों का तो काम ही खत्म हो गया। तब इनका एक हसन निसार मॉडल का एक सर सैयद क्रॉस ब्रीड उठा, तो उसको थोड़ा सा सेंस आया कि अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, तो ये अलीगढ़ वाला मदरसा खोला। नाम तो उसका एंग्लो मुस्लिम कॉलेज था, वर्नाकुलर कॉलेज, पता नहीं क्या, बाद में ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। आज तक ये मदरसा है यहां से पाकिस्तान बना था। समझ रहे हैं आप? तो अंग्रेजों के जाने के बाद अब इस एएमयू की कहानी सुनिए। ये जो सर सैयद अहमद जो ये यूनिवर्सिटी बनाया, ये सिर्फ ये क्रॉस ब्रीड जो रही है यहां, उनके लिए है। ये जलाहे, तेली, नाई, धोबी और दूसरे जितने क्रस्ट लोग थे, जिनको ये मुसलमान बना के पूरे जानवर की तरह रखे। हिंदू दलित जिनका ये रोना रोते, उनकी वो स्थिति नहीं थी जो इन्होंने उस समाज से उठा के मुसलमान बनाए और उनके साथ रखी। उनकी एंट्री नहीं थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आज भी वहां अगर वो कोई पसमानदा समाज का लड़का वहां एंट्री लेता है, जबकि उसको रोका नहीं जा सकता, ऑफिशियली वो एडमिशन उसको मिलती है, लेकिन वहां ये हसन निसार के डीएनए वाले जो बैठे हैं, उनकी जो दुर्गत करते हैं, आप उनसे पूछिए जाके। और ये चलाते हैं एजेंडा। ठीक है साहब? अब ये 1947 आ गई। 1947 में क्या हुआ? पाकिस्तान बना। ये तो पाकिस्तान इनको चाहिए था इंक्लूडिंग दिल्ली, ऑल पंजाब इंक्लूडिंग दिल्ली एंड कॉरिडोर टू ऑल बंगाल। यूपी के बीच से कॉरिडोर, ये था इनका नक्शा, जिसपे ये आज भी काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये गंगी जमनी तहजीब वाले जितने हसन निसार वाले डीएनए के थे, आधे चले गए पाकिस्तान संभालने। वो माले गनीमत था, वो ये कंट्री थोड़े है यार, ये इन लोगों के लिए बनाई गई है। समझ रहे हैं आप? आधे यहां रह गए। मौलाना आजाद, जिसका बाप अरब से भेजा गया था 1857 की रेवोल्यूशन के बाद, कि जा करके रीइंस्टेट करो इस्लामिक पावर को, और वो इतना शातिर था। मैं उसको शातिर नहीं कहता हूं, ये नेहरू जितना बड़ा चोर पंडित था, इसने, इस कश्मीरी पंडित ने, इसकी पॉलिसीज ने आज पंडितों को कश्मीर की वैली से बाहर निकाला है। इट वाज सो स्टूपिड। अब इसके लिए क्या शब्द कहे जाएं? छोटा मुंह बड़ी बात। आप सब लोग समझदार हैं, रोज रोज बहुत सी बातें आती हैं, फिर कभी होगी तो बातें करेंगे। ठीक है साहब? तो अब ये पार्टीशन हुआ, जो यहां रह गए चवन्नी के ओवरनाइट,
जाली वाली टोपी उतारी, कांग्रेस वाली डाली, चवन्नी की मेंबरशिप ली और कांग्रेसी बन गए। अब साहब ये इंडिया में जम गए। अब अगली वीडियो फिर आपको बताऊंगा कि उससे आगे अब क्या हो रहा है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अब ये जो बता रहे हैं कि 10% पाकिस्तान बांग्लादेश में जो हैं ये कौन हैं और क्या करते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है और हमें इनको पहचानना चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।